एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक वो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम करेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओवरऑल अगर व्यू रखा जाए किसी चीज़ का तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यही होता है आपका कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन पहले हुआ, ठीक है, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, वो ठीक नहीं हो पाया। अब मैक्रोफेजेस क्या करवाते हैं, वो आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जो है वो धकेलते हैं या लेके जाते हैं। दो के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है क्योंकि क्रोनिक नाम ही यही चीज़ का आता है कि भाई फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आए, ठीक है, और प्रोटेक्टिव भी होता है, लेकिन कभी कभार ये आपको हार्मफुल कंडीशंस या ये आपको ऐसी कंडीशंस में मुब्तला कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है, जिससे आप निकल नहीं पाते, ठीक है, या जिससे निकलने के लिए आपको जो है वो ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ये यही वही एग्जांपल है, जब तक कोई चीज़ आपकी बॉडी में या कोई इवन आपके कंट्री की आर्मी या पुलिस, आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो तब तक आपके लिए बेनिफिशियल हैं जब तक वो अपने हदूद में रहकर काम करते हैं। जब वो अपने हदूद से बाहर चले जाते हैं तो वो नुकसान कर बन जाता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का भी यही सीन होता है, जब तक अपने लिमिट्स में वो रीजनरेट चीज़ों को कर रहा होता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, नो डाउट। लेकिन कभी कभार ये आपके लिए खतरा पड़ा देते हैं, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या फिर आपको मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा जी, और इवन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ भी कभी कभार जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कभी कभार एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है। एब्सेस भी आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक हो गया। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन, macrophages, lymphocytes, plasma cells, which leads to simultaneous tissue destruction and repair, including angiogenesis and fibrosis, may be preceded by acute inflammation। भाई आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है? यही होता है कि आपके जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, जिसमें आपका मैक्रोफेज आता है, लिम्फोसाइट आता है और प्लाज्मा सेल्स आते हैं। अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो आपका लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है ना वो इतने कोई खास मतलब हैं खास, लेकिन लिम्फोसाइट जो है वो आपका प्रॉपरली जो आपका डेजिग्नेटेड है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए, वायरल इन्फ्लेमेशन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात चल रही है तो उसको याद कर लो। क्रोनिक में आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, वो बहुत काम के होते हैं। बी लिम्फोसाइट की एक मैच्योर या एजुकेटेड फॉर्म है आपकी जनाब प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स का कोई खास कोई अलग से मतलब वो नहीं है कि जो है वो प्लाज्मा सेल कोई अलग कोई बला है, नहीं। वो अपना बी सेल की एक मैच्योर फॉर्म है। बी सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो एंटीबॉडी रिलीजिंग सेल्स बन जाते हैं, जिनको आप लोग प्लाज्मा सेल्स बोल रहे होते हो। उसके बाद यही बात है कि भाई आपका जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इवन जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करवाना, उनसे एक्टिवेट होना, उनके साथ इंटरेक्शन रखना आपके मैक्रोफेजेस का काम होता है, विच लीड्स टू साइमल्टेनियस टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपका यही होता है कि जो आपका टिश्यू डेड हो गया है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और जो नया बनना है उसकी रिपेयर होती है। तो उसको आप काइंड ऑफ रीमॉडलिंग बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी एंजियोजेनेसिस यानी वेसल फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस यानी थिक टिश्यू फॉर्मेशन भी होती है। मे बी प्रेसिडेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ना वो आपका प्रेसिडेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही होता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। यहाँ पर मे भी लिखा हुआ तो याद कर लें, थी हो सकता है इस लाइन की कुछ और मीनिंग हो, लेकिन मुझे अभी तक यही समझ में आया है कि भाई मोस्ट मे बी आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कभी डायरेक्टली भी अपना काफ़ी अरसे से चला आता है, ठीक है। मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन इतना नहीं होता, मतलब आपको जो इन्फेक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट क्रोनिकली आप जो है वो उसको अडेप्ट करते आते हो, वो आपका एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चला जाता है। इसी तरह सार्कोइडोसिस है, इसी तरह एसएलई है, इनके जो एक्यूट फ्लेयर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जैसे फीवर हो गया, मलेरिया हो गई, अब इसके जो है वो आपका अक्यूट जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन का फ्लेयर वो ज़्यादा आता है, ठीक हो गया। तो इनके जो फ्लेयर्स आते हैं वो अल्टीमेटली कभी कभार कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। तो ये उसकी बात करना चाहता है कि मे बी प्रेसिडेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, उसके बाद वैसे एक और चीज़ भी होती है, कभी कभार अक्यूट ऑन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हो जाते हैं। फॉर सपोज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टीबी का चलता आ रहा था, अब पेशेंट की आपने पेशेंट को कोई इम्यूनोसप्रेसेंट या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दी, फॉर सपोज अस्थमा था पेशेंट को, ठीक है, आपने उसको प्रोलॉन्ग्ड आपने उसको 3-4 महीने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिए। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से उसकी इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है, उसको क्या होगा कि अब अल्टीमेटली उसके
टीबी के एक्यूट फ्लेयर्स आ जाएंगे। तो ये भी होता है कि अक्यूट ऑन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी होता है, क्रोनिक ऑन अक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो लिखा है उसको ढंग से समझ लेना है, क्योंकि इसमें से सवाल बन के आ सकता है। ऐसे कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ माइंड में बैठी हुई हो। हालांकि इसके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी हैं, जो पढ़ाने लायक हैं, जो पढ़ने लायक हैं, लेकिन अब क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो आपको वही चीज़ें पहले फोकस में रखनी चाहिए। बाकी इधर उधर से भी थोड़ा बहुत बंदा क्वेश्चन बैंक कर लेता है या कुछ कर लेता है, तो वो चीज़ें गेन कर ले। जो आपका रीढ़ की हड्डी जो होती है टॉपिक की, वो आपके एफए में मौजूद होती है। अच्छा जी, उसके बाद स्टिमुलाई कौन से होते हैं आपके परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्रैपोनिमा पैलिडम यानी सिफिलिस हो गया, और उसके बाद आपका सर्टेन फंजाई हो गए या वायरसेस हो गए। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आपकी इनिशिएट करवाते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? अच्छा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी यही होती है कि ये टी सेल मीडिएटेड होती है, डिलेड टाइप होती है। इसमें आपकी जो है ना वो सेल्यूलर जो है वो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। नॉर्मली जो आपके टाइप 1 2 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी के हैं, टाइप 1 में क्विक रिव्यू, टाइप 1 में आपके आईजीई मीडिएटेड जो है वो होती है, जिसमें आपका एंटीजन आता है कोई भी, वो आपके मास्ट सेल को इंड्यूस करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है, वहाँ से आईजीई और हिस्टामिन रिलीज होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी होती हैं, मतलब आईजीई मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होती है आपकी मास्ट सेल से। वो होता है आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है वो ये होता है कि उसमें कोई भी आपका एंटीजन जो है, कोई भी जो एंटीबॉडी है, वो अगेंस्ट किसी भी एंटीजन के जाके बाइंड कर देती है, वहाँ पर टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। टाइप 3 सिमिलर है ऑलमोस्ट टाइप 2 के, लेकिन एक डिफरेंस है। टाइप 2 में ये होता है कि आपकी एंटीबॉडी बनी है एंटीजन के अगेंस्ट, वो जाके टिश्यू में किसी भी जगह पर उसके साथ बाइंड करेगी। लेकिन टाइप 3 में ये होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स हैं, वो दोनों आपकी ब्लड सप्लाई में ही बन जाते हैं, और वो पूरा कॉम्प्लेक्स जाके किसी खास जगह पर, जैसे रीनल डिजीज़ में, वो जाके डिपॉजिट कर जाते हैं। तो इसको आप बोलते हो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये आपके, और टाइप 4 आपकी टीसीएल मीडिएटेड या फिर डिलेड टाइप या फिर आपकी सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपकी ये रोल प्ले करती है। ऑटोइम्यून डिजीजेज हो गई आपकी, वो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो है वो रीज़न बनती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट सच एज फॉर एग्जांपल सिलिका, टीबी करवा देती है सिलिका आपकी, ठीक है। एंड फॉरेन मटेरियल्स, ये सब चीज़ें स्टिमुला हैं आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए। मीडिएटर्स यानी क्या चीज़ें हैं जो मीडिएट करते हैं, जो प्रोलिफरेट करते हैं या जो बढ़ाते हैं आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, तो वो हैं आपके मैक्रोफेजेस एंड आरजी डोमिनेंट सेल्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपके डोमिनेंट सेल्स होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन दोनों की जो बातचीत है, इन दोनों की जो सलाम दुआ है, वो आपको अल्टीमेटली एक जो है वो रिजल्ट देती है, जिसको आप बोलते हो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो आपके टी हेल्पर 1 सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करवाते हैं इंटरफ्रॉन गैमा। उस इंटरफ्रॉन गैमा का रिजल्ट में ये होता है कि आपके मैक्रोफेज की जो है वो क्लासिकल एक्टिवेशन होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैक्रोफेज क्लासिकली एक्टिवेट होता है वो आपके प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके टाइप 2 हेल्पर सेल्स होते हैं, वो आपके सीक्रेट करवाते हैं इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आपके मैक्रोफेज की अल्टरनेटिव एक्टिवेशन करवाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव पाथवे के से आपके ये एक्टिवेट करवाते हैं, जिसमें रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रोसेस होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लें कि जो आपका टाइप 1 हेल्पर सेल है ना, उनका टाइप 1 हेल्पर सेल जो है उनका जो स्पेशल काम होता है वो यही होता है कि हेल्प करना आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ने में, ठीक है, आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में, यानी प्रो इन्फ्लेमेटरी तौर वो जो है वर्क करता है। जो आपके TH2 सेल्स होते हैं, CD8 पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं, और जो आपके TH1 होते हैं वो आपके CD4 होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके आई एम सॉरी, अच्छा इसको छोड़ दो अभी, ये मैं इसको पजल कर रहा हूँ। खैर, इतना याद कर लेना है कि TH1 सेल्स जो हैं वो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को प्रोसीड करवाते हैं, और TH2 सेल्स जो हैं वो आपकी वाया इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 से आपके मैक्रोफेज की अल्टरनेटिव एक्टिवेशन करवाते हैं, जिसमें रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है आपका हो रहा होता है। अच्छा, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं इसका भी बताता हूँ। दो आई एम नॉट परफेक्ट एट एनीथिंग, चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना फिर भी कि CD8 किसे बोलते हैं, CD4 किसे बोलते हैं। और इतना बता दूं कि जो CD8 सेल्स होते हैं ना आपके, वो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं ना आपके,
टॉक्सिक वर्ड आ जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो सेल की किलिंग में आपका काम करते हैं। वो ग्रेन्जाइम और कैस्पेजेस जो है ना, उनकी एक्टिवेशन करवाते हैं। ग्रेन्जाइम परफोरेंस से क्या करते हैं, सेल में होल कर देते हैं। होल से ये होता है कि आपका जो सेल है वो उसमें टॉक्सिन चला जाता है, यूँ समझ लो। वो उसको डेड या जो ख़राब टिश्यूज़ हैं, ख़राब सेल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स, CD8+ सेल्स को। और जो आपके CD4+ सेल्स होते हैं ना, वो शरीफ होते हैं, ठीक है। आई थिंक TH2 हम CD4 को बोलते हैं, और TH1 जो है वो हम बोलते हैं CD8+ सेल्स को। फिर भी इसको कंफर्म कर लेना। तो जो आपके CD4 सेल्स होते हैं, CD4 जो T सेल्स होते हैं, वो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। वो सेल्स को किल नहीं करते। वो इस चीज़ के कायल होते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन को बढ़ाया जाए, साइटोकाइंस, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह को रिलीज़ करवाया जाए, जिससे ये होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन होगा वो प्रॉपरली प्रोसीड करेगा। हो सकता है कि उसी के नतीजतन आपका रिजॉल्व हो जाए और आपका सिस्टम पूरा सेट हो जाए। अगर नहीं होता तो CD8 सेल्स को आगे जाकर परफॉर्म करना पड़ता है। आउटकम्स क्या होंगे अल्टीमेटली आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के? स्कारिंग हो सकती है, अमाइलोइडोसिस हो सकती है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन आपका हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन हो गया। उसमें ये होता है कि आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या करवा देती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा देती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है आपके मेडिकल स्कूल में कि भाई जो आपका हेपेटाइटिस कौन सा हेपेटाइटिस है जो आपका अल्टीमेटली आपको जो है वो क्या करवा देता है, आपके इन्फ्लेमेशन, मतलब आपकी जो है वो सिरोसिस या आपके जो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन जो आपके HCC में यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़ है, अब इस पे थोड़ा मसला होता है, लेकिन हमने इस तरह से याद की हुई थी कि पाकिस्तान में कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज HCV है, नो डाउट। लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपकी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का काज जो है, या सिरोसिस का, लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन जो काज है पाकिस्तान में, वो आपका हेपेटाइटिस बी होता है। इसको कंफर्म कर लेना। कुछ बुक्स सी भी लिखते हैं, कुछ बुक्स बी भी लिखते हैं, लेकिन कैंसर के लिए, सिरोसिस के, कार्सिनोमा के लिए आपका इनएविटेबल है कि आपका HCV ही करवाता है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वर्ल्ड वाइड हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन क्या करता है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवाता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से ये होता है कि आपका गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। वुंड हीलिंग को अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।